बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन आईटी का जो टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसकी कोई कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो जो बातें डिस्कस की थी मैं उनको ज़रा रिपीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आज हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को फर्दर देखेंगे कि इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और क्या हमारे पास टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या हैं। इस तरह की बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास बेसिकली हम जब बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो हमने कहा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो बेसिकली बेस करी होती है वो टोटली इंफॉर्मेशन के ऊपर होती है। तो इंफॉर्मेशन में हमने पहले बात देखी कि डेटा क्या होता है। डेटा हमने कहा था कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी, तो हमने प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन कहा था। फिर हमने जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन थी हमने कहा था इसको हमने सिक्योर करना है, इसकी हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है। तो हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम्स ये कहा था कि एब्रीविएशन इसकी यूज होती है इन्फो सेक के नाम से, जो बेसिकली कंसर्न्ड होती है विद प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो बेसिकली इसका जो पर्पज होता है वो ये था कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज practice of preventing or reducing probability of unauthorized access, use, disclosure and deletion, corruption, modification, inspection और रिकॉर्डिंग। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली हमारे पास जो थी वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर आ रही थी कि इंफॉर्मेशन कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें भी हम इसमें इसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके आ रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो फर्दर था कि हमने सीआईए को डिस्कस किया था। सीआईए बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स थे जो जो बेसिकली बेस कर रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर। कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हमने बात की थी तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी क्या थी कि अलाउ कर रही थी कि ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो ही डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इंटेग्रिटी की बात की थी तो इंटेग्रिटी बेसिकली क्या अलाउ करती है कि ओनली ऑथोराइज्ड सब्जेक्ट टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन मींस मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। इसी तरह ही हमने जब बात की थी अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी में हमने इस चीज़ को देखा था कि अवेलेबिलिटी बेसिकली इंश्योरिंग that information and resources are accessible when needed। फिर हमने बात की कि रिवर्स सीआईए की, तो रिवर्स सीआईए के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हम किस तरह से ऑथराइजेशन के यानी कि जो हमारे पास ऑथराइजेशन है किसी भी डेटा की अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि हम इस तरह किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को 100% सिक्योर कर सकते हैं। तो वी कंसीडर अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स सीआईए विद angle of unauthentication in confidentiality, integrity and availability। फिर हमने देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी, अगर हम रिवर्स सीआईए की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन व्हेन when we required information. For example, which type of information should be hide from unauthorized subject। फिर इसी तरह रिवर्स सीआईए के अंदर इंटेग्रिटी की अगर बात की थी तो इंटेग्रिटी में हमने देखा था कि on one side if we are allowing authorized subject to modify information, on the other side uh, in reverse integrity we have to prevent information from unauthorized access। फिर हमने अवेलेबिलिटी की बात की थी, तो अवेलेबिलिटी में हमने देखा था कि प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग inaccessible when needed। तो there should be no situation in which information is inaccessible। फिर हमने देखा था कि यूजिंग CIA, तो हमने जो बात की थी कि जी कीपिंग इन माइंड दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज मेंटेन्ड यूजिंग कोर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। इसके साथ हमने जो नेक्स्ट देखा था कि सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या थी, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस में हमने देखा था कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस थे, रिलेशनशिप्स थे फॉर मैनेजिंग रिस्क। फिर इसी के साथ हमने देखा था कि अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो रिस्क एनालिसिस के अंदर जो रिस्क एनालिसिस की जो टीम है वो
जिन चीज़ों को डिटेक्ट कर रही होती है, उन एक्शंस के अंदर हमारे पास जो एक्शंस आते थे उसमें हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शंस आते थे, रिएक्टिव एक्शंस आते थे और प्रोएक्टिव एक्शंस आते थे। तो प्रिवेंटिव की हमने बात की थी कि प्रिवेंटिव एक्शंस एड्रेस पॉसिबल इश्यूज बिफोर दे अकर। इसी तरह रिएक्टिव एक्शंस से फोकस ऑन रिपेयरिंग वंस फेलियर अकर, एंड प्रोएक्टिव हमारे पास जो थे वो फोकस करते थे ऑन अवॉइडिंग रिपेयर्स एंड फेलियर्स एज वेल एज डीलिंग विद फेलियर्स इफ अकर। इसी तरह ही हमने नेक्स्ट जो बात की थी वो बेसिकली पॉलिसीज की बात की थी। तो पॉलिसीज बेसिकली लॉज थे, रेगुलेशन से, रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। इसी तरह पॉलिसीज के अंदर हमारे पास पॉलिसी मैपिंग की भी बात की थी। तो पॉलिसी मैपिंग बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ थी कि इट इंक्लूड द rules that define correct procedure, short term, medium term goals. They are very broader and are identified by board of governors or CEOs. इसी तरह पॉलिसीज में हमने पॉलिसीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंटेंशंस एंड गोल्स। फिर हमने बात की प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर्स में हमने डिटेल स्टेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिक्वायर्ड बाय पॉलिसी। स्टैंडर्ड्स में हमने देखा था स्टैंडर्ड्स आर द लो लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल इन्फोर्स द पॉलिसी। एंड लास्ट पे हमने बात की गाइडलाइन की। तो गाइडलाइंस आर हमारे पास बेसिकली क्या थी कि रिकमेंडेड मेथड से फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। और बेसलाइन की जब हमने बात की थी तो बेसलाइन इज अ मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बेसलाइंस आर सिमिलर टू स्टैंडर्ड बट account for difference in technologies and versions from the different vendors। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। तो इसमें हमने आज जो बातें डिस्कस करनी है उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की बात है, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी वेरी, जिसमें हमारे पास BOD बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, CEO हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी होती है, फिर हमारे पास डायरेक्टर होते हैं और देन हमारे पास मैनेजर्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली आपके पास टॉप मैनेजमेंट होती है, हायरार्की होती है जो उन सारी चीजों को मेक श्योर कर रही होती है। फिर CEO जो होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उस सारी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स कमेटी है उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक हमारे पास उस कमेटी का पार्ट डायरेक्टर भी हो सकता है, उसके पार्ट मैनेजर भी हो सकते हैं और बाहर से कोई सिस्टम एनालिस्ट, कोई सिस्टम एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर की या डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर बेसिकली इंचार्ज होता है आपकी एक्टिविटी का, आपकी जो डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको देख रहा होता है। तो मैनेजर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग जो ग्राफ होता है ऑफ स्टाफ, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के जो लोग होते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के होते हैं तो उनको वो मैनेजर डील कर रहा होता है। ऐसे ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट के अंदर हमारे पास चेक किया जा रहा होता है कि जो जो आपने टास्क बताए गए हैं या जो टास्क आपको परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं क्या आप उनको बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली चेक्स होते हैं वेदर ऑल टास्क्स आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। इसी तरह अगर हम टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे हमें देखें कि बेसिकली जो टॉप लेवल है उसके ऊपर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ ट्रस्टीज नजर आ रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रस्टीज बेसिकली डोनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, हु पे या ये कह लें कि हु प्रोवाइड फंड्स। तो बेसिकली वो फंडिंग कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको। यहाँ हम ट्रस्टीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो ग्रुप ऑफ पीपल है who jointly supervise the activities of organization। इसी तरह प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी लीडर होता है जो आप ये कह लें कि ये पैरेलल और या इक्वल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये लीडर है कंपनी का जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है, सारी एक्टिविटीज को चेक कर रहा होता है।
CIO बेसिकली हमारे पास चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। अब आप देखिए प्रेसिडेंट का जो सबॉर्डिनेट है वो CIO है। CIO के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास सबसे पहला जो सबॉर्डिनेट आता है वो सिक्योरिटी डायरेक्टर है। अब देखिए सिक्योरिटी डायरेक्टर के फर्दर सबॉर्डिनेट्स में प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, ऐसे एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट आते हैं और सिस्टम ऑडिटर आते हैं। अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि जी सिक्योरिटी जो डायरेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी डायरेक्टर बेसिकली इंचार्ज होता है डिफरेंट सेक्शंस का जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए हमने उसको डिफाइन किया होता है। या ये हम ये कह सकते हैं कि जी बेसिकली इंचार्ज है डिफरेंट सेक्शंस का, जो आंसरेबल है किसका, कि CIO आंसरेबल किसको, CIO को, और CIO आंसरेबल किसका है, आपको प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट आंसरेबल किनको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ट्रस्टीज को। तो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आंसरेबल टू CIO। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जी प्रोजेक्ट जो उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, तो बेसिकली ये डिजाइन आर्किटेक्ट होता है जिसमें हम देख रहे थे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम कैसे हमने डिजाइन करना है, किस तरह से हमने मैप करना है। ऐसे ही हम एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली ये भी डिजाइन होता है, और इसमें हम देख रहे होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे सिक्योरिटी जो एनालिस्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास एनालिसिस कर रहा होता है कि किस तरह से हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो सिक्योरिटी के अंदर वीकनेसेस आ रहे हैं, लूप होल्स आ रहे हैं, उनको देख सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो सिस्टम ऑडिटर होता है ये फ्रिक्वेंटली ऑडिट कर रहा होता है, ये सर्वे कर रहा होता है, ये चीज़ों को चेक कर रहा होता है कि चीज़ें बिल्कुल उसी तरह उसी सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं जिस तरह से डिफाइन की गई थी इन पॉलिसीज प्रोसीजर्स और इन ये पॉलिसी मैपिंग के अंदर। तो ये सारी उन सारी चीज़ों को मेक श्योर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर CIO, तो प्रीवियस अगर हम देखें तो CIO के अंदर सिर्फ एक सबॉर्डिनेट था, सिक्योरिटी डायरेक्टर। तो यहाँ पे CIO के अंदर 2 सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक सिक्योरिटी डायरेक्टर आ रहा है और एक IT ऑडिट मैनेजर आ रहा है। तो जो IT ऑडिट मैनेजर है ये डायरेक्टली जो है ये कह लें कि ये कंट्रोल कर रहा है किसको, सिस्टम ऑडिटर को, या ये कह लें कि सिस्टम ऑडिटर जो है वो आंसरेबल है किसको, IT ऑडिट मैनेजर को, और IT ऑडिट मैनेजर जो है वो CIO को है। और इसी तरह सिक्योरिटी डायरेक्टर्स बेसिकली 3 डिफरेंट आप ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को या 3 डिफरेंट आपके जो सेक्शन है उनको कवर कर रहा होता है, जिसमें हम बस एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात करते हैं, और हम प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की बात करते हैं। आगे हम फर्दर जो सेपरेशन है उसके अंदर आप देखेंगे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो डायरेक्टली जो यहाँ ये कह रहे हो कि CIO डायरेक्टली जिसको आंसरेबल था वो प्रेसिडेंट था। अब हमारे पास प्रेसिडेंट फर्दर जो है वो हमारे पास 2 सबॉर्डिनेट्स रख रहा है, एक CIO है और एक हमारे पास इंटरनल ऑडिट आ रहा है। इंटरनल ऑडिट जो है वो बेसिकली IT ऑडिट मैनेजर के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा, और IT ऑडिट मैनेजर को जो चेक है वो बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी ऑडिट कमेटी भी वेरीफाई कर सकती है उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि एक हमारा इंटरनल ऑडिट एक प्रोसेस है, उसकी एक कमेटी है, कमेटी का कोई ना कोई हेड होगा जो उसको चेयर कर रहा होगा, वो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो फॉर एग्जांपल ISO के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, हमने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। अगर तो हम उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक ये कह लें कि क्वालिटी का या हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी जो एक पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। हमारे पास क्वालिटी ये कह लें कि जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी का वो वो अप टू डेट है और वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें कि जी फर्दर सेपरेशंस के अंदर एक इंटरनल ऑडिट कमेटी है और एक हमारे पास ऑडिट कमेटी है। ये दोनों जो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं IT ऑडिट मैनेजर के साथ, और ये रिस्पॉन्सिबल किसको है, ऑडिट कमेटी आपकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को या बोर्ड ऑफ हमारे पास डायरेक्टर्स के पास। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ऑर्गेनाइजेशनल हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑडिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, इंडिपेंडेंस इज नॉट compromised। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑडिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम implementation and operation because CIO is responsible for that operation। अब आप देख रहे हैं कि CIO ही इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। अब CIO के हमारे पास अगर यहाँ पे देखते हैं तो CIO के अंदर IT ऑडिट मैनेजर था, फिर हमने फर्दर जब इसको सेपरेशन में देखा तो CIO के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी डायरेक्टर्स आ गए। तो ये CIO रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशनल जितना भी बिहेवियर आ रहा होता है उसको, या जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो डिफाइन की गई होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई होती हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूली हायर्ड हमारा एम्प्लॉय है, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम करना है, क्या क्या आपको लाइन ऑफ एक्शन हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है। तो वो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड सेट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे आईएसओ की अगर हम बात करें तो आईएसओ के डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए वो आईएसओ ने प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ एथिकल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ मॉरल होते हैं, लेकिन वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन हैं मे बी HEC ने डिफाइन किए हों कि किस तरह से ये लोग काम करेंगे, कुछ बंदे के कितने प्रिविलेजेस हैं, कितने राइट्स हैं, वो कहाँ तक इसको एक्सेसिबल है, कहाँ तक वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहाँ तक हैं, और उसने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहते हुए क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं कि जी सीनियर मैनेजर्स की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी शुड बी डिफाइंड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। सीनियर मैनेजमेंट हैज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड हमारे पास जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं हैव फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस में हमारे पास लीस्ट प्रिविलेजेस हैं। लीस्ट प्रिविलेजेस बेसिकली हमारे पास प्रिविलेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिविलेजेस मीन स्पेशल राइट्स एंड एडवांटेज, जो यानी कि आपको दिया जा रहा होता है कि आपके पास ये राइट्स हैं, आपको ये यहाँ तक ऑथोराइज किया गया है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते। तो ये भी कहा जा सकता है कि डिफाइन प्रिविलेजेस ऑथराइजेशन है, गिव वर्कर्स देयर फोकस जॉब। तो वो हमारे पास जो वो फोकस है उसको, यानी कि कहा जा रहा था कि जॉब इज ओनली जॉब, काम करें, काम करने के बाद चले जाए। तो वो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर जितने भी हमारे पास प्रिविलेजेस हैं या हमें जो राइट्स बताए गए हैं या जो हमें बताया गया कि आपने इस हद तक काम करना, अगर हम इससे बियॉन्ड जाएंगे तो देन डेफिनेटली वो जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी वायलेशन होगा, जो एथिकली भी, सोशली भी और मोरली भी आपके, यानी कि ये कह लें कि जी नुकसानदेह होगा, कि वो आपके जो है वो आपकी फेवर में नहीं होंगी ये बातें। इसी तरह मैंडेटरी वेकेशन है। मैंडेटरी वेकेशन अगर हम देखें कि जी ब्रेक होती है शॉर्ट टाइम की, किस लिए कि जी रिलीज करने के लिए स्ट्रेस को एंड बर्डन को। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इवन बैंक सेक्टर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को मैंडेटरी वेकेशंस का कह रहे होते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसमें वो अपने जो एम्प्लॉय है उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं कि उसने थ्रू आउट द ईयर बड़ा वो इफेक्टिव काम किया है, अब उसको थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। ये ना हो कि उसको कंटिन्यूसली हम उस जॉब के ऊपर हायर करके रखें और वो आफ्टर डेट वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे जो एथिकली, सोशली और मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक सेक्टर की बात करते हैं तो अगर वर्क बर्डन ज्यादा है या वो उसको जो स्ट्रेस का जो फैक्टर है वो ज्यादा है, हावी हो गया है, तो वो मे बी वो रॉन्ग ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, मे बी वो इलीगल अनऑथोराइज कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है अपने स्ट्रेस को या अपनी उस मेंटल जो है वो डिस्ट्रॉक्शन उसको रिमूव करने के लिए। तो इसलिए मैंडेटरी वेकेशंस जो है वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में आ रही होती है किसकी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जॉब रोटेशंस हैं,
जॉब रोटेशंस में बेसिकली क्या होता है कि किसी एक एम्प्लॉय को कोई एक टास्क यानी कि फॉर एवर नहीं देना चाहिए, लाइक कि ये ना कहा जाए कि ये टास्क जो है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय ही परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जॉब की रोटेशन होनी चाहिए, कभी मे बी वो आफ्टर 6 मंथ्स मे बी 1 ईयर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है वो बेसिकली डिफरेंट और जो आप ये कह रहे हैं कि नॉलेज एरियाज है उनके अंदर एक्सपर्ट हो रहा होता है, वो एक्सपर्टीज को ले रहा होता है, वो अपनी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। मे बी एक बंदा बहुत अच्छा है किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, अब उसको ये नहीं कि उसको उसी डिपार्टमेंट में ही रखना चाहिए, उसको रोटेट करना चाहिए उसकी जॉब्स को या उसकी सर्विसेज को किसी और डिपार्टमेंट के अंदर भी जी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि उन लोगों को भी इसका फायदा हो जाए। तो इसलिए जॉब जो रोटेशन होती है बेसिकली ये प्रैक्टिस होती है मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट टास्क टू promote for example experience and increase motivation. Don't keep a person on a job forever. आगे हमारे पास है जी सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज है। एवरी पर्सन शुड बी असाइंड हिज ओन ड्यूटीज। हर बंदे को उसकी ड्यूटीज असाइन की जानी चाहिए। बेसिकली जिस बंदे को अपनी ड्यूटीज असाइन की होंगी डेफिनेटली वो आंसरेबल होगा अपनी उस परफॉर्मेंस का, अपनी उस ड्यूटी का। तो जो सेपरेशन है ये नहीं है कि जी यूनानिमसली एक जो टास्क है या एक जो ड्यूटी है वो साइन कर दी गई है पूरे डिपार्टमेंट को और हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसका बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन आंसरेबल है इन सारी एक्टिविटीज का। इसी तरह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑनर्स की बात होती है, कस्टोडियंस की बात है और यूजर्स की है। तो ऑनर बेसिकली डिटरमाइन करता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को, दे ओन सिक्योरिटी सिस्टम। कस्टोडियन जो है बेसिकली बेसिकली वो मैनेज कर रहे होते हैं सिक्योरिटी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो सिक्योरिटी स्टाफ आपका कस्टोडियन हो सकता है, आईटी स्टाफ आपका कस्टोडियन हो सकता है, इसी तरह वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये आपके सारे कस्टोडियंस हो सकते हैं। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं यूजर्स की, तो यूजर्स बेसिकली एक्सेस एज अलाउड बाय सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की। अगर बात करते हैं तो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन हैज डिफरेंट वैल्यू। Information about account does not have same value as information for order has या order department। अब आप देखो कि जी not all information has the same value। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि शिपमेंट वालों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है। अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसकी अपनी सेंसिटिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास अगर कोई डाटा है तो उसकी अपनी कोई सेंसिटिविटी है। इसी तरह ही तो हम ये नहीं कह सकते कि जी नॉट ऑल इंफॉर्मेशन हैज द सेम वैल्यू। नीड टू एवेलुएट वैल्यू बेस्ड ऑन CIA। अब जब हम CIA की बात करते हैं तो फिर हमें माइंड में वही बात आती है कि जी CIA के अंदर हमारे पास क्या थी कि इंफॉर्मेशन वैल्यूज जो एवेलुएट हो रही होती हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो वैल्यू डिटरमाइन प्रोटेक्शन लेवल। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स इज प्रोटेक्टेड बाय अकाउंटेंट नॉट बाय शिपिंग डिपार्टमेंट। तो जारी बात है कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट करनी है हमने अकाउंटेंट से, क्योंकि वो ही उसको डायरेक्टली डील कर रहा है जो उसके साथ है। मे भी उसकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर सकता है, तो हमें उसको सिर्फ सिक्योर करना है वहीं पे जो लोग बैठे हुए हैं या ऑफिस से जो रेलेवेंट है उनसे। ये नहीं कि हमें उसको सिक्योर करना है हमने किसी सिक्योरिटी गार्ड से, किसी शिपिंग डिपार्टमेंट से या किसी ड्राइवर से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वैल्यू डिटरमाइन प्रोटेक्शन लेवल। तो जो प्रोटेक्शन लेवल है बेसिकली ये क्या करता है, डिटरमाइन द प्रोसीजर्स यू कैन डिफाइन विच यूजर कैन एक्सेस टू विच टाइप ऑफ डाटा। ऐसे हम अगर लेबलिंग की बात करते हैं तो लेबलिंग बेसिकली हमारे पास लेबलिंग इज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, गाइडलाइन एंड हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ये सारी की सारी लेबलिंग के अंदर आ रही होती है। लेबलिंग इन्फॉर्म्स यूजर ऑन जो हमारे पास हैंडलिंग आ रहे होते हैं।
इसी तरह इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में हम गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारे पास टॉप सीक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं जो वो शेयरेबल नहीं होते, लाइक किसी कंट्रीज के साथ, या अब ये कह लें कि गवर्नमेंट अपनी डिफेंस स्ट्रेटजीज किसी जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है, या इस तरह की और बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो मे बी वो जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो अब ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की है या किसी डिपार्टमेंट की है तो डिपार्टमेंट के जो सबसे हाईएस्ट टॉप मैनेजर होगा, मेन अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसका कोई ना कोई मिनिस्टर होगा, तो उसके पास वो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह अगर हम सीक्रेट की बात करते हैं तो सीक्रेट में हमारे पास देखें कि एवरी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हैज इट्स ओन सीक्रेट्स, हर के अपने सीक्रेट्स होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने सीक्रेट्स की बेस के ऊपर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को compete कर रही होती है, मेन उनके कंपिटिटर्स होते हैं, तो वो अपने सीक्रेट्स वो अपनी यानी कि जो अब ये कह लें कि जो उनके ट्रेड सीक्रेट्स भी क्या कहा जा सकता है उनके, तो वो शेयर नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो बेस कर रही होती है मार्केट एनालिसिस के ऊपर कि इसके अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इस तरह से कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है जिससे कंपटीटर को compete किया जा सकता है, तो डेफिनेटली फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर रही होती। ऐसे कॉन्फिडेंशियल की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, कैनी डाटा अवेलेबल फॉर कंसर्न पर्सन, सिर्फ उसी को ही डाटा शो होना चाहिए जो उसका रिस्पॉन्सिबल है या जिससे रेलेवेंट वो डाटा है। आगे सेंसिटिव बट अनक्लासिफाइड, सेंसिटिव बट अनक्लासिफाइड का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर बट नॉट क्लासिफाइड, कैन बी पब्लिक, मे बी पब्लिक हो सकती है, लेकिन अनक्लासिफाइड की अगर हम बात करते हैं तो अनक्लासिफाइड क्या होता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्लान करती है कोई सी भी क्लासिफाइड, यानी कि जो प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के गवर्नमेंट प्लान्स आर क्लासिफाइड बट देयर आउटपुट इज अनक्लासिफाइड, तो मे बी जो जो प्लान हो सकता है वो क्लासिफाइड हो सकते हैं कि ये एक्शन है, ये टास्क है जो परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होते हैं डेफिनेटली वो अनक्लासिफाइड है, मे बी वो जनरल पब्लिक के साथ वो शेयर भी किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जाके जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसके अंदर आप देखें कि जी सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंशियल, फिर प्राइवेट, सेंसिटिव एंड पब्लिक। तो अगर हम बात करते हैं जी कि कॉन्फिडेंशियल की, तो कॉन्फिडेंशियल अभी मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टू कंसर्न पर्सन। इसी तरह प्राइवेट की बात करते हैं तो सेम एज कॉन्फिडेंशियल, प्लस ये हम ये कह सकते हैं कि जी स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि वो किसी जो स्पेसिफिक पर्सन है, इसका मतलब क्या है, हमने देखा होगा बहुत सारे लेटर्स हमें रिसीव हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर क्लियरली लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बात सिर्फ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रेलेवेंट है, पर्टिकुलर जो वो पर्सन है उससे ही बेस है, कोई भी बंदा इसको इस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ सकता, या वो उसको हमने ये राइट्स नहीं दिए, प्रिविलेजेस नहीं दिए कि वो किसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रीड आउट करे, या उसके अंदर जो भी जो उनके साथ नेगोशिएशन की गई है उसको उस चीज़ का पता हो, तो मे बी वो प्राइवेट भी हो सकती है और कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है। इसी तरह सेंसिटिव की बात करते हैं तो सेंसिटिव में बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट फिगर, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जस्ट प्रेसिडेंट को पता होनी चाहिए, मेन मे बी वो सीईओ को भी पता हो, या सीईओ या प्रेसिडेंट के लिए वो एक्सेसिबल हो, कैन गेट एक्सेस, तो डेफिनेटली फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेंसिटिव होगी। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम पब्लिक भी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल ऑन वेब फॉर पब्लिक, तो वो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने अदारे के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन बताई होती है जो पब्लिक के लिए होती है, कि पब्लिक का मतलब क्या है कि किसी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या वो जानना चाह रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किन प्रिंसिपल्स पे, ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो टास्क है, ये जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, वो क्या है, तो वो डेफिनेटली जब तक वो इंफॉर्मेशन आप ये कह लें कि जी अवेलेबल नहीं होगी जनरल पब्लिक को, तब तक वो आपको नहीं पता चलेगी। तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही सोर्स है या मीडियम है कि ये इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की है ये कहाँ से मिल सकती है, वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने अपलोड की होती है।
अपने सिस्टम के बारे में, अपने स्टैच्यूज के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया होता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वैल्यू, एज, यूजफुल लाइफ एंड पर्सनल एसोसिएशन की बात करते हैं। तो वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन की टाइप कौन सी है एंड हाउ मच वैल्यू फॉर विच वन पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि जी इंफॉर्मेशन की टाइप कौन सी है, यानी कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, कितनी वो सीक्रेट है, कितनी वो सेंसिटिव है, और इस इंफॉर्मेशन का उसके साथ क्या रिलेशन है, कि वो इस इंफॉर्मेशन का उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो ये बेसिकली वैल्यू के साथ आ रही है। वैल्यू मीन कि उस इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी क्या है और वो कितने हद तक वो सेंसिटिव है या वो इतनी सिक्योर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एज की। एज बेसिकली हमारे पास जो होता है वो लिमिट होती है इंफॉर्मेशन की, कि जो इंफॉर्मेशन ड्यूरेशन होता है इन अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ग्रुप। तो उस ग्रुप में या उस टाइम के ऊपर वो पर्टिकुलरली कब तक और कितनी ड्यूरेशन के लिए वो अवेलेबल होगी या नहीं अवेलेबल होगी, या हमने उस इंफॉर्मेशन को जब शेयर किया है किसी दूसरे के साथ तो वो कितनी देर तक उसको इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। ये क्राइटेरिया के अंदर क्लियरली डिफाइंड होता है। ऐसे यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है कि फॉर हाउ लॉन्ग डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज यूजफुल। ऐसे हम पर्सनल एसोसिएशन की बात करते हैं तो विच इंफॉर्मेशन इज पर्सनली एसोसिएटेड टू स्पेसिफिक पर्सन। ऐसे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे लास्ट पे वो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हम रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क के बारे में हम बता देते हैं कि जी एक्चुअली रिस्क होता कैसे, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिस्क को एवेलुएट कैसे किया जा सकता है और रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेसिकली रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आइडेंटिफाइंग, एवेलुएटिंग एंड अब ये कह देंगे मिटिगेटिंग रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम जब बात करते हैं तो जी बेसिकली आइडेंटिफाई एंड डिफाइन पोटेंशियल रिस्क। फिर हम रिस्क एवेलुएशन को अगर देखें तो रिस्क एवेलुएशन बेसिकली डिस्कशन होती है ऑन वेदर द रिस्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट, यानी कि रिस्क का लेवल कितना है कि वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। इसके रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं तो इसमें रिस्क प्रिवेंशन टेक्निक्स आती हैं। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास प्रिवेंटिव है, ये रिएक्टिव है और ये प्रोएक्टिव है। तो अगर हम ये बात करें कि इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज until information exist risk exist and risk management exist। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर ये कंटिन्यूसली रिस्क एग्जिस्ट करता है तो हमें कुछ बातों को मेक श्योर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नीड टू नो which information can be affected by risk, need to know what are the threats, need to know potential measures and security implementation, need to know weaknesses and loopholes। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती है किसके अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो एसेट्स का। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। एसेट्स हमारे पास टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाइड डेटा रिसोर्सेज टू विच देयर इज चांस ऑफ रिस्क। तो उसके हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ऐसा एसेट है जिसके अंदर हमें रिस्क का जो चांस है वो मिल सकता है या जिसके अंदर रिस्क आ सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं थ्रेट्स की। तो थ्रेट्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के थ्रेट्स होते हैं। जैसे मैन मेड थ्रेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वायरस इंजेक्ट करवाया जा सकता है, कोई आपके पास हैकर आके आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। इसी तरह ही अगर हम वनरेबिलिटीज की बात करें, सॉरी नेचुरल की बात करते हैं तो डिजास्टर आ सकता है, कोई फायर, कोई सिस्टम आपका ब्रेक हो सकता है और आपके कोई सर्वर को आग लग सकती है या अर्थक्वेक आ सकता है जिसकी वजह से आपको ये थ्रेट मिल सकता है। ऐसे वनरेबिलिटीज की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तो वीकनेसेस की बात करते हैं कि वीकनेसेस से बेसिकली क्या होता है कि जी इससे रिस्क जो होता है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटीज हैं, कोई ऐसे लूप होल्स हैं, कोई ऐसे फ्लॉज हैं जिसके जरिए से हमारे सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जा सकता है, तो बेसिकली ये हम मेजर
रिस्क में लेके आ रहे होते हैं, यानी कि वीकनेसेस डेट इंक्रीज रिस्क। और कंट्रोल्स में हम जैसे सेफ गार्ड की बात करते हैं, सेफ गार्ड बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये कह लें कि प्रोटेक्शन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोटेक्शन के डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कि किस तरह से हम रिस्क से बच सकते हैं, किस तरह से हम रिस्क को मिनिमम हद तक लेके जा सकते हैं, और इसको मिनिमाइज करके किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट से रेलेवेंट जितनी भी हमारे पास जो टास्क हैं या जितनी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने देखा था कि आइडेंटिफाई में हमने किस तरह से एवेलुएट करना है, कैसे हमने इसको क्लासिफाई करना है, किस तरह से हमने रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क को मिनिमम हद तक लेके जाना है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।